मेरा आप सभी को नमस्ते। आज हम लेकर आए हैं उत्सर्ग एकांकी डॉक्टर राम कुमार वर्मा की। डॉक्टर राम कुमार वर्मा, जिनका जन्म सन 1905 में मध्य प्रदेश में हुआ तथा उनकी मृत्यु सन 1990 में हुई। अपने इस जीवन काल के दौरान उन्होंने हिंदी साहित्य को कई ऐसी रचनाएं दी जो हमारे हिंदी साहित्य की धरोहर है। जैसे उन्होंने आलोचना विधा में आलोचनात्मक रचना लिखी, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके साथ ही उन्होंने एक आलोचना कृति लिखी है, कबीर का रहस्यवाद। ऐसे ही उन्होंने हिंदी साहित्य की अन्य विधाओं जैसे नाटक, एकांकी, कविता इत्यादि में भी अपना योगदान दिया है। उनको हिंदी साहित्य में एकांकी विधा का जनक भी कहा जाता है, जिनकी रचना बादल की मृत्यु सन 1930 में प्रकाशित हुई थी। उस रचना को कई रचनाकार कहते हैं कि यह हिंदी की पहली एकांकी मानी जाती है। इसके अतिरिक्त इन्होंने नाटक भी कई लिखे, जिनके अंदर उनका प्रसिद्ध जो नाटक है जैसे शिवाजी और पृथ्वीराज की आंखें, उनके प्रसिद्ध एकांकियां रेशमी टाई और दीपदान, उत्सर्ग इत्यादि, जो इनकी महाराणा प्रताप इत्यादि इनकी रचनाएं जो है, उन रचनाओं के नाम से ही स्पष्ट होता है कि राम कुमार वर्मा की जो साहित्य में लेखनी जो है वो मुख्य रूप से ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि को लेकर चली, जिसका लेखन जो है वो मुख्य रूप से भारतीय आदर्शों को प्रस्तुत करना, उनके उदात्त चरित्र को बताना तथा वह भी किस तरीके से पाश्चात्य लेखन की पद्धति के अनुसार भारतीय आदर्शों को प्रस्तुत करना राम कुमार वर्मा की विशिष्ट शैली या फिर कहेंगे विशिष्ट योग्यता थी। इसके साथ हम इनके द्वारा किए गए साहित्य के अंदर जो नाटक विधा के अतिरिक्त जो काव्य विधा है उसको भी देखते हैं कि उसमें भी वो अपनी कई प्रसिद्ध रचनाओं को लिखकर अपना योगदान देते हैं। ये तो हुई सामान्य सी बात कि राम कुमार वर्मा का जो रचना क्षेत्र है वो कहाँ तक विस्तृत है। अब हम देखेंगे उनकी लिखी गई एकांकी, उत्सर्ग एकांकी, जो BA द्वितीय वर्ष में लगी हुई है। उत्सर्ग एकांकी, जिसका शाब्दिक अर्थ है त्याग, समर्पण, तो जरूर इस एकांकी में किसी न किसी का त्याग और समर्पण जो है वो दिखाया जाएगा। तो उसको या फिर एकांकी को हम जब पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम इसके अंदर रंगमंचीय सज्जा देखते हैं कि रंगमंच किस तरीके से सजा हुआ है, किस घटना का वर्णन है। अर्थात सबसे महत्वपूर्ण जो बात होती है एकांकी में वो होता है संकलन त्रय। संकलन त्रय, जिसका अर्थ होता है समय, स्थान तथा घटना तीनों के अंदर सामंजस्य होना चाहिए, एक ही समय की होनी चाहिए। उसी समय में उसी स्थान पर वही घटना जो घटित होगी वो क्या हो जाता है, रंगमंची आधार पर एक समृद्ध एकांकी का जन्म लेता है या फिर समृद्ध एकांकी कहलाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि शाम की 7:15 हुए हैं। एक इसके अंदर जो मुख्य पात्र है डॉक्टर शेखर, जिसके असिस्टेंट है विनय नाम से, उनकी प्रेमिका का नाम है छाया देवी, उनकी पुत्री का नाम है मंजुल, और उनके घर में डॉक्टर शेखर जो वैज्ञानिक है उनके घर में जो नौकर है उनका नाम क्या है, सुधीर। तो इस तरह से देखते हैं कि इसका जो समय है, इस एकांकी को रचने का जो समय है या जो इसके अंदर जो मंचन किया जा रहा है वो 7:15 शाम के समय की घटना है। और स्थान कौन सा है, जो वैज्ञानिक है डॉक्टर शेखर, उसका कमरा है ये। और घटना कौन सी है, इन डॉक्टर शेखर के द्वारा एक आविष्कार किया गया है, जिस आविष्कार की मशीन का नाम है एपराटस। एपराटस का आविष्कार किया गया है, उस आविष्कार से जुड़ी हुई ही पूरी घटना इसके अंदर बताई गई है। अब यह डॉक्टर शेखर का कमरा है। इस डॉक्टर शेखर के इस कमरे में हम
अपने मस्तिष्क में जब ये देखेंगे तो बिंब बनाएंगे कि मंच पर एक डॉक्टर शेखर का कमरा दिखाया जा रहा है। उस कमरे की स्थिति क्या है? उस कमरे के एक कोने पर टेबल और कुर्सियां रखी हुई है। वह जो टेबल है वह टेबल डॉक्टर शेखर के बैठने का स्थान है। उस टेबल के जस्ट सामने एक खिड़की है और उस खिड़की के खिड़की पर जो है वो नीला पर्दा लगा हुआ है जो आधा खुला है, और आधे खुले हुए खिड़की के जो स्थान है वहां से इसके अंदर बताया गया है कि इसके अंदर से डॉक्टर शेखर जो है वो नीला आकाश और चांदनी रात के तारे देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि इसी कमरे में एक कोने में 2 अलमारी है और उन 2 अलमारियों में जो है वो डॉक्टर शेखर के जो पढ़ने से संबंधित अध्ययन रूपी जो किताबें हैं वो किताबें उसके अंदर रखी हुई है। इसके अतिरिक्त उन 2 अलमारियों के ऊपर भी कुछ विद्वानों की किताबें भी वहां पर रखी हुई है। एक कोना देखते हैं जहां पर एक तख्त रखा हुआ है। उस तख्त के ऊपर एपरेटस नामक उन्होंने जो आविष्कार किया है उस मशीन को रख रखा है। हम देखते हैं इस कमरे के बीच में 2 मेंटल पीस रखे हुए हैं। उस मेंटल पीस के ऊपर 2 छायाचित्र है। छायाचित्र किसे कहते हैं? फोटो। तो ये 2 फोटो तस्वीरें किसकी है? एक तो खुद की पुत्री जो मंजुल है वो, और दूसरा छाया देवी जो उसकी प्रेमिका है। इसके अतिरिक्त बीच में हम देखते हैं कुछ अगरबत्तियां जो है वो उनके कमरे में जल रही है। इस प्रकार से हमने देखा कि यह जो घटना है एक ही स्थान पर एक ही समय पर घटने वाली घटना है। तो कुछ घंटों के अंदर ही यह एकांकी जो है वो समाप्त हो जाती है। एकांकी की एक विशेषता है, यह अगला दिन जो है इसके अंदर नहीं बताएगी। यह उसी समय की पूरी घटना है जिस समय डॉक्टर शेखर जो है वो अपनी जो दिनचर्या जो शुरू करेंगे वो एकांकी के शुरू में, उससे कुछ ही घंटों में वह एकांकी जो है वो पूर्ण हो जाएगी। अब हम एकांकी शुरू करते हैं। एकांकी के अंदर क्या है? डॉक्टर शेखर जो एक वैज्ञानिक है, डॉक्टर शेखर अपने जीवन में हर समस्याओं को झेलते हुए, कई समस्याओं को झेलते हुए एक एपरेटस नामक मशीन का आविष्कार करते हैं। वह मशीन उनके जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है जिसको वो सबके सामने लाना चाहते हैं। और वह मशीन उन्होंने इसलिए बनाई है, उसके माध्यम से वो बताना यह चाहते हैं कि जो ये जीवन है, जो मनुष्य का जीवन है, वो मनुष्य के जीवन में मनुष्य जो होता है वो सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? वो सबसे ज्यादा मृत्यु से डरता है। वो मृत्यु से बचने के लिए हर संभव सुविधाएं, कोशिशें करता रहता है और उसी के डर से वह हमेशा कांपता रहता है और अपने संबंधियों से बिछड़ने से डरता है। तो इस भावना को और हमारे प्रकृति के द्वारा दी गई जो विरासत है कि मनुष्य जो इस संसार में आया है उसको एक ना एक दिन तो जाना ही है। लेकिन जब डॉक्टर शेखर कुछ नया करना चाहते हैं इस विज्ञान में, वो चाहते हैं कि लोग जो है इस चीज के भय से मुक्त हो जाए कि जीवन की मृत्यु के पश्चात सब कुछ समाप्त हो जाता है। वह उसकी जगह यह बताना चाहते हैं कि मनुष्य का जो जीवन है वो जीवन समाप्त होता है, लेकिन उसकी जो आत्मा है वह आत्मा स्वतंत्र और स्वच्छंद है। उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, वह आजाद हो जाती है और वह स्वतंत्र होने के बाद ज्यादा खुश रहती है। तो यह उनका आविष्कार है जो जिसके माध्यम से वो ये इस एकांकी में आगे बताएंगे। हम देखते हैं जैसे ही एकांकी शुरू होती है, कमरे से उनका असिस्टेंट विनय पुकारता हुआ आता है कि सर जी, अपन को स्टडी सर्किल में जाना है। स्टडी सर्किल में आपके पीएचडी के जो छात्र हैं आपका इंतजार कर रहे हैं। तब तक शेखर जो है वो उसे कहता है कि हाँ मुझे याद आया, अभी चलता हूँ। लेकिन कुछ ना कुछ उधेड़बन में वो लगा हुआ है। उनके मन में कई बातें चल रही है कि इस संसार में मृत्यु और यह जो जीवन है इसके बीच के भेद को मैं अपने इस एपरेटस के माध्यम से ले तो आया हूँ, इसको कैसे किसी के सामने सबको बताऊंगा, कैसे अपने इस वैज्ञानिक खोज को सबको रूबरू करवाऊंगा।
फिर हम देखते हैं कि इस जब बार बार शेखर को जब विनय कहते हैं कि अपन को स्टडी सर्कल जाना है, तभी शेखर जो है वो आवाज लगाते हैं, बेटा मंजुल। तो मंजुल जो है वो अपने कमरे से आती है, जिसने क्रीम कलर की साड़ी पहन रखी है, जिसका नीले कलर का बॉर्डर है, जो गोरे रंग की है, तथा जो 16 वर्षीय उनकी पुत्री है, वह आती है और उसको कहते हैं कि मैं जो है वो स्टडी सर्कल होकर आता हूँ। तो इस बीच में इन पुत्री और पिता के बीच की बातें बताई जाती है, जिसमें काफी उनका जो स्वभाव है वो स्वभाव दिखाया गया है। किनका? डॉक्टर शेखर का। डॉक्टर शेखर जो अपने जीवन में एक आविष्कार के लिए बहुत ही ज्यादा व्यस्त रहते हैं, उनको कोई सुध नहीं रहती है। तो जब मंजुल कहती है कि आप तो मुझे भूल ही गए थे, तो बोले कि आप क्या कर रहे थे? तो मंजुल कहती है कि मैं मेरे सितार के तारों को साफ कर रही थी, उस पर धूल लग गई थी, आप तो मेरी तरह मेरे सितार को भी भूल गए। तब डॉक्टर शेखर कहते हैं कि ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें भूल जाऊं। हाँ, मुझे समय नहीं मिला था, लेकिन 6 महीने पहले जब से तुम गई हो, तब से मैं जब भी घर पे आता हूँ तो ऐसे लगता है कि जैसे मुझे इस रूम में वायु का अनुभव ही नहीं होता, अर्थात मुझे इस कमरे में क्या होती थी, घुटन होती थी, लेकिन अब तुम आ गई हो। तो मंजुल कहती है कि अच्छा, अगर आपको इतनी ही याद आती तो आप मुझे मिलने आ जाते। लेकिन इस तरीके से इनकी बातें चल रही है, तभी वह कहती है कि मेरे सितार के तारे जो है वो तारे मेरे मन की जो आवाज है, उस मेरी जो खुद की आवाज है, उस आवाज की मधुर लय से और इसके सितार की लय से एक जैसी मालूम होती है, अर्थात इन दोनों की लय एक जैसी है। तो उसके पिता कहते हैं कि अच्छा, मैं एक ऐसा आविष्कार करूंगा जिससे तुम्हारी आवाज और इस सितार की आवाज को मिलाकर देखूंगा कि कौन सी जो आवाज है वो ज्यादा बेहतर है और कैसे इसका सामंजस्य किया जा सकता है और ये टूटे ना। तो इस तरीके से इनकी बातें चल रही है। तभी जब उनके पिताजी जा रहे होते हैं, तो तब तक डॉक्टर मंजुल जो है वो अपने पिता को छेड़ती हुई रोकती है और कहती है कि आपको पता है पिताजी, एक वैज्ञानिक की बात बताती हूँ। वो वैज्ञानिक किसी मीटिंग में जा रहे थे और उन्होंने मीटिंग में जाने के पहले इतने उनके मन में उधेड़पन चल रही थी, वो ये भूल गए कि कमीज के कोट के ऊपर उन्होंने कमीज पहन लिया और वो मीटिंग में चले गए। ये सुन के डॉक्टर शेखर जो है वो थोड़े से कपकपाते हैं और देखते हैं कि कहीं मैंने तो नहीं पहना, शायद मुझे कह रही हो, लेकिन कहा कि मैंने तो ठीक से पहना है। फिर वो कहती है कि अच्छा, मैं तो मजाक कर रही थी। तब डॉक्टर शेखर हंसते हैं और कहते हैं तुम नहीं सुधरोगी। फिर उसके बाद में जब डॉक्टर शेखर जा रहे होते हैं, तब वे वापस रोकती है और कहती है कि पिताजी, आप बाकी तो सब ठीक है, लेकिन जूतों के अंदर अगर मोजे पहन लिए जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। तभी इसे याद आता है, अच्छा, मैंने जूते के अंदर मोजे नहीं पहने हैं। तो कहते हैं कि जल्दी से ढूंढो। तब मंजुल कहती है कि क्यों पिताजी, आप अलमारी की जगह कहीं और रखते हैं मोजे? तो कहा कि यही कहीं पड़े होंगे। इससे यह जाहिर होता है कि डॉक्टर शेखर का जो जीवन है वो बड़ा ही अव्यवस्थित है। वह अपने वैज्ञानिक अनुसंधानों में इतने गुल रहते हैं, इतने मगन रहते हैं कि उनको इस चीज की कोई सुध नहीं रहती। फिर जैसे तैसे मंजिल जो है उनके मोजे जो है वो ढूंढ के लेकर आती है, और होता क्या है, सच में ही डॉक्टर शेखर जो है जूतों पर ही उसको पहनने लगते हैं। तभी मंजुल उनको टोक कर कहती है, पिताजी पहले जूते तो खोल दीजिए, फिर मोजे पहनिएगा। फिर उनके पिताजी को वापस होश आता है और फिर वो मुस्कुरा देते हैं। इस प्रकार माँ और पिता और पुत्री के बीच में यह जो अट्टहास, जो हंसी खेल है वो चलता है। फिर कुछ देर बाद में तो कोट लेकर जब डॉक्टर शेखर जा रहे होते हैं, तो कि मैं जल्दी से स्टडी सर्कल होकर आता हूँ। जब वो निकल जाते हैं, तो निकल रहे होते हैं, तभी डॉक्टर मंजुल कहती है कि मैं भी चलूंगी। फिर कहते हैं कि चलो, लेकिन फिर रुक के कहते हैं नहीं, तुम नहीं चलो, तुम यहीं रहो। तो वो बोलती है क्यों पिताजी? तो कहा कि जैसे डॉक्टर मंजुल जो है उसकी एक पालतू बिल्ली है जिसका नाम पूसी है। तो कहते हैं कि पूसी इधर उधर उछल कूद करेगी तो उससे मेरे इस एपरेटस मशीन को नुकसान होगा, जो मेरी वर्षों की मेहनत है।
तब डॉक्टर शेखर जो है वो अपनी पुत्री को दिखाते हैं ये एपरेटस मशीन जो है वो मृत आत्माओं को बुलाने वाली मशीन है, जो मृत्यु के बाद में जो आत्माएं स्वतंत्र हो जाती है तो उनको मैं बुलाकर उनसे बातचीत करता हूँ। तो डॉक्टर मंजुल कहती है अच्छा, और ऐसे करके डॉक्टर शेखर चले जाते हैं और मंजुल जो है उसको निहारती रहती है। तब तक जो डॉक्टर मंजुल जो है वो अपने घर के जो नौकर है उसको बुलाती है और सुधीर को कहती है कि सुधीर अंकल आप बताइए कि ये मशीन कैसे चलती है। तो सुधीर जो है वो अपनी ही भाषा में बोलता है कि हमको तो नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब इसमें कुछ ना कुछ करते रहते हैं सरकार। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से उसने कहा कि अच्छा जाओ, मैं सितार सही कर रही हूँ, मैं सितार बजा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। और सुधीर चले जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि मंजुल जो है उस एपरेटस मशीन के पास में खड़ी थी, वो इस विचार में थी कि यह कैसे काम करती है, लेकिन तभी वो क्या करती है, एक स्विच जो है वो गलती से दबा देती है। जैसे ही वो स्विच दबता है तो सबसे पहले लाल लाइट, फिर हरी लाइट जो है वो जलने लगती है। जैसे ही हरी लाइट जलने लगती है तो उस हरी लाइट के कारण जो आत्माएं होती है वो बुलाई जाती है। तो वह आत्मा जो छाया देवी, जो 2 महीने पहले ही जिसकी मृत्यु हुई थी टाइफाइड से, वह उस बल्ब के कारण वहां पर पहुंच जाती है। मंजुल अपने कमरे में बैठी ही होती है कि सितार की धुन बजा ही रही होती है कि खट खट की आवाज आती है। तो मंजुल अचानक से चौंकती है और कहती है कौन? तो बोले कि मैं छाया देवी। तो वो छाया देवी को शायद जानती थी, तभी उनके कमरे में जो 2 छाया प्रतियां पड़ी थी, एक मंजुल और एक छाया देवी की, तो वह उस गेट को खोलती है, दरवाजे को, और छाया देवी अंदर आती है और उनको सत्कार से मंजुल जो है वो बिठाती है। अब उन दोनों के बीच में बातचीत चल रही होती है। अब बातचीत चल रही है तो इस बातचीत में वह छाया देवी पूछती है कि आप नहीं, मंजुल पूछती है आप कैसे आए। तो कहा कि मैं तो वैसे कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस हरे बल्ब ने शुक्र के तारे की तरह अपनी ओर खींचकर यहाँ पर बुला दिया। तो जो छाया देवी है वो उनसे पूछती है कि तुम्हारी माँ कहाँ है। तो कहा कि माँ अभी बीमार है और माँ के लिए पापा ने 4 नौकर जो है वहां पे रख रखे हैं। 6 महीने से मैं वही थी, आज ही कुछ दिन पहले ही मैं यहाँ पर आई हूँ। तब जो मंजुल जो है वो उनसे छाया देवी से पूछती है और आप सुनाइए आप कहाँ से आ रहे हैं। तो कहा कि मैं ऋषिकेश से आ रही हूँ। तब मंजुल जो है वो बड़ी खुश होती है, वो कहती है ऋषिकेश, वो तो बड़ी सुंदर जगह है, कैसा लगता होगा वहां पे। तो छाया देवी जो है उनको कहती है बहुत अच्छी जगह है। तो मंजुल कहती है मैं कभी वहां जाऊंगी अपने पिताजी के साथ। तभी छाया देवी कहती है कि कभी क्यों, 4 महीने बाद मैं ही तुम्हें ले चलूंगी। इस प्रकार वह बात करती हुई जब उनसे बातचीत जब हो जाती है, तब वह छाया देवी जो है वो कहती है अब मैं चलती हूँ, और वह चली जाती है। वो जैसे ही जाती है, भागते हुए थके हारे जो है डॉक्टर शेखर का वापस अपने कमरे में प्रवेश होता है। जब डॉक्टर शेखर कमरे में आते हैं तो कहते हैं कि ये एपरेटस किसने जलाया। तो वो तुरंत उस स्विच को बंद करते हैं और कहते हैं कि और तुम क्या कर रही थी। तो कहा कि छाया देवी आई थी, उनसे बातचीत की। छाया देवी? तो क्या हाँ। तो वो हड़बड़ा जाते हैं और टूटे हुए अक्षरों में बोलते हैं छाया देवी? तो क्या हाँ छाया देवी। तो क्या बोली वो? कुछ नहीं, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, ऋषिकेश से आई थी, कह रही थी कि 4 महीने बाद मुझे भी लेके जाएगी। ये सुन के डॉक्टर शेखर जो है वो चौंक जाते हैं, उनको डर सा बैठ जाता है कि 4 महीने बाद। तब वह छाया को यह कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, छाया देवी तो अभी 2 महीने पहले टाइफाइड से उसका निधन हो गया था, तो वो कैसे आ सकती है। फिर वो उसको अनुमान होता है, याद आता है कि एपरेटस की उस मशीन की हरी लाइट के कारण वो वहां पे पहुंच जाती है। तो वो कहते हैं कि जब वो उसको मंजुल को यह आभास होता है कि वह उसकी मृत्यु हो चुकी थी और वह आत्मा जो थी वो यहाँ आई थी,
तो उसको डर बैठ जाता है कि 4 महीने बाद इसका मतलब मेरी मृत्यु निश्चित है। जैसे ही उसको मंजुल को यह बात पता चलती है, वो घबरा जाती है, वो इतनी डर जाती है कि वो बेहोश हो जाती है। यह देख के डॉक्टर शेखर बहुत ही चिंतित हो जाते हैं और वो विनय को जल्दी से आवाज देते हैं। सुधीर दौड़ता हुआ आता है और जल्दी से पानी लेके आओ, डॉक्टर को लेके आओ, और ऐसी बात चल के मंजुल को जो है वो एक कुर्सी पर लिटा दिया जाता है। अब विनय को बुलाया गया है और विनय से डॉक्टर शेखर बात करते हैं कि जल्दी से एपरेटस को ओपन करो और इसको चालू करो। मैं तुरंत जो है वो उस छाया देवी की आत्मा को पुनः बुलाना चाहता हूँ और उनसे आह्वान करना चाहता हूँ कि इस प्रकार का अत्याचार या इस प्रकार का दुख मुझे ना दे। वह मेरी मंजुल को नहीं लेके जा सकती। जब वह अपनी वापस मशीन को चालू करके आत्मा से, छाया देवी से यह नम्र निवेदन करता है कि हे अंतरिक्ष के अंदर, ब्रह्मांड के अंदर पवित्र आत्माओं का वास, तुम आओ, हे छाया देवी तुम आओ और मेरी इस दुविधा को दूर करो। और इस प्रकार से वह छाया देवी को पुनः बुलाता है। जब छाया देवी वापस आती है तो छाया देवी यह कहती है कि मैंने ये इसलिए किया कि तुमने भी एक बार मेरे साथ में, मेरे जीवन के साथ में बहुत बड़ा धोखा किया था, तो मैं उसका, आपको उसका हर्जाना तो भरना ही पड़ेगा। इस प्रकार की जब बात डॉक्टर शेखर सुनते हैं तो उसको सफाई देने के लिए, उनको सच्चाई बताने के लिए वह कहता है कि मैंने अपने मित्र की जो मृत्यु हो गई तो उनकी जो विधवा पत्नी और जो पुत्री थी, उस पुत्री और विधवा पत्नी के सेवा के लिए मैंने अपने पवित्र प्रेम का उत्सर्ग किया, त्याग किया। लेकिन मेरे द्वारा किया गया त्याग एक अच्छे कार्य के लिए था, समाज कल्याण के लिए था, उस विधवा पत्नी और पुत्री की सेवा के लिए था। मेरा उत्सर्ग तुम्हें धोखा देना नहीं था। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मंजुल है ये उसके मित्र की पुत्री है और उसकी जो माँ है वो उसकी पत्नी है। तो अब यहाँ हम देखते हैं कि छाया देवी कहती है कि क्या तुमने मेरे प्रेम के महत्व को इतना ही समझा था कि क्या तुम उनके साथ देते और तो मैं उनका साथ नहीं निभाती। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं अपने प्रेम को ज्यादा महत्व देकर फिर भी इनके साथ रहता तो मैं उतना अच्छा, उतना सही न्याय इनके जीवन के साथ में नहीं कर सकता था। लेकिन प्रेमिका छाया देवी, जिसको एक समय माला पहनाकर डॉक्टर शेखर अपना बना चुके थे, लेकिन उसके प्रेम में रहते हुए भी वो समाज कल्याण की भावना से उस विधवा पत्नी और उसकी पुत्री के आश्रय देना ज्यादा उचित समझते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे हम देखते हैं कि डॉक्टर शेखर का यहाँ पे जो समर्पण और जो त्याग है वो उस विधवा पत्नी और उस पुत्री के लिए था। यही हम देखते हैं कि छाया देवी जो उसकी प्रेमिका थी वो आजीवन, जब तक वो जी, उसने एक ही व्यक्ति से प्रेम किया, वो थे डॉक्टर शेखर, और उसी के प्रेम के, उसी के मिलने के इंतजार में वह बीमार हो जाती है और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर शेखर जो है वो ये कहते हैं कि तुम कुछ न कुछ करके जल्दी से तरंग रूप में, वायु रूप में कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि मंजुल के मन से तुम्हारे द्वारा कही गई वो 4 महीने बाद ऋषिकेश ले जाने वाली जो बात है वो भूल जाए। और इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ कि मैं कुछ कर न सका तुम्हारे साथ, तुम्हारा वो ध्यान नहीं रख सका, तुम्हारा साथ न दे सका, लेकिन तुम मेरे से मेरे जीवन के जीने का उद्देश्य या फिर सहारा जो है वो मत खो। लेकिन जो छाया देवी है वो उनकी बात नहीं मानती है, वो कई मिन्नतें करता है, वह कहता है कि तुम और जो भी चाहो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम मंजुल की जान बख्श दो। तब छाया देवी कहती है कि नहीं, मैं तो लेकर ही जाऊंगी इसको। कई बार उससे निवेदन करने पर छाया देवी कहती है अच्छा एक काम करो, तुम जो मनुष्य, जो विधाता ने, जो ईश्वर ने नियम बनाया है कि एक इंसान जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और मृत्यु जो संसारिक जो दुख थे उन दुखों को भोगते हुए जो मृत्यु के बाद स्वतंत्र होकर स्वच्छंद हो जाता है, तो उसके बाद भी तुमने ऐसा यंत्र बनाकर उसकी आत्मा तक को और परेशान करना शुरू कर दिया है। तो ऐसे आविष्कार को तुम नष्ट कर दो, इस एपरेटस मशीन को तोड़ दो।
तब वह एक बार के लिए सकपका जाता है, चौंक जाता है। वह सोचता है कि मैंने इतने साल, इतने कई वर्षों से इतने उत्सर्ग करके अपने इस एपरेटस मशीन का जो आविष्कार किया है उसको कैसे तोड़ दूं। लेकिन वह उस यहाँ पर उस मंजिल का, उस विधवा पत्नी का सोचता है और इस मशीन को अपने उस जीवन के मेहनत को तोड़ देना ज्यादा उचित समझता है और इस प्रकार वह अपनी एपरेटस मशीन को नष्ट कर देता है, तोड़ देता है। इधर छाया देवी जैसे ही नष्ट करते हैं, छाया देवी ओझल हो जाती है और ये जो मंजिल है, मंजिल को होश आ जाता है और होश आते ही सबसे पहले डॉक्टर शेखर उससे यही पूछते हैं कि तुम्हें कुछ याद है? ऋषिकेश जाओगी 4 महीने? कैसा ऋषिकेश? नहीं नहीं, तुम जाने वाली थी, तुम्हें याद है कुछ? अभी कुछ में एक एपरेटस मशीन थी, मुझे कुछ पता नहीं पिताजी। तब वह जान जाता है कि छाया देवी ने उसकी स्मृति के अंदर से वो स्मृति जो है वो गुल कर दी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इस एकांकी का अंत हो जाता है। तो ये एकांकी जो है डॉक्टर रामकुमार वर्मा जो लिख रहे हैं वो सन 1942 में लिख रहे हैं और इसके अंदर पुनर्जन्म और प्रेत आत्माओं की पृष्ठभूमि पर प्रेम तथा कर्तव्य के संघर्ष की कहानी पर आधारित ये एकांकी है। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, जैसा हमने इसमें देखा क्या क्या उद्देश्य हो सकता है। एक तो विज्ञान जो इतनी प्रगति कर रहा है, तकनीक जो इतनी बढ़ रही है, लेकिन इनके द्वारा किए गए आविष्कार जो है कहीं ना कहीं इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं कि हमारे प्रकृति का जो आज तक का जो नियम है, जो सुचारू रूप से इस सृष्टि को कार्यान्वित रखता है, क्रियान्वित रखता है, उसके क्रम को तोड़ने का कार्य कर रहा है। एक समय हमने देखा था कि इसी विज्ञान के आविष्कार के कारण हिरोशिमा और नागासाकी पर जो विस्फोट हुआ था, उसके कारण आज भी वहां की पैदा होने वाली जनता या पैदा होने वाली संतानें लूली, लंगड़ी या किसी न किसी अंग से अपाहिज होती है। तो ऐसा प्रकोप और ना हो तो ऐसे विज्ञान के अंदर किए जाने वाले आविष्कार जो है वो उचित नहीं है। तो इसको इस होने वाली त्रासदी को डॉक्टर रामकुमार वर्मा बताना चाहते हैं कि हमारे विज्ञान ने जो प्रगति की है उसके आविष्कार ऐसे कार्यों के लिए कदाचित ही न हो। वो क्या बता रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही बड़ा वैज्ञानिक क्यों न हो जाए, वो प्रकृति को चेतावनी कभी नहीं दे सकता। प्रकृति के साथ छेड़छाड़ निश्चित रूप से अपने साथ एक दुष्परिणाम लेकर आता है, जिसके परिणाम हमें ही नहीं अन्य मानव जाति को भी भोगने पड़ते हैं। हमें दूसरों के कल्याण के लिए भी कार्य करना चाहिए। दूसरों के कल्याण यानी कि वो कल्याण का कार्य क्या करता है कि अपने प्रेमिका को छोड़कर वो उस अपने मित्र की विधवा पत्नी और उसकी पुत्री की सेवा या कल्याण के लिए मानवीय दया भाव को दिखाता है और अपने आदर्शों को निभाते हुए अपने इस एपरेटस मशीन जो जीवन की उसकी उपलब्धि थी उसको तोड़ देता है। तो इस प्रकार रामकुमार वर्मा की ये एकांकी उत्सर्ग जो है वो पूर्ण होती है। नमस्कार।